लिए आवश्यक बातें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। आगे देखिए इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रम्पी, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि। इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब है पाठ परिचय। इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है। यानी इसके अंतर्गत कवि ने प्रजातंत्रवाद किसे कहा है कि वह शासन पद्धति जिसमें जनता स्वयं शासक चुनती है। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें में हम 7 प्रकार के जो पॉइंट्स है या शीर्षक है वो पढ़ेंगे। पहला आप देख सकते हैं परिच्छेद के अंतर्गत कि प्रत्येक 5 वर्ष चुनाव व्यवस्था, फिर विरोधी पक्ष की व्यवस्था कि विरोधी पक्ष की आवश्यकता क्यों होती है, फिर है प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता, उसके बाद विधान संबंधी नैतिकता का पालन, फिर अल्पमत व बहुमत में समन्वय, नैतिक नियमों का पालन और सार्वजनिक अंतरात्मा। इन्हीं शीर्षकों पर यह पूर्णतः टिका हुआ है। इसके अंतर्गत कवि ने बताया है और ये कहा है कि यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है यानी जो सत्ता पर आसीन है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आस्था कर सके और रक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कह सुन सके। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार
नहीं। यानी जनता अपना शासक खुद चुनती है और जनता को यह पता होना चाहिए कि जो शासक हमने चुना है वो हमारे लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब तक विरोधी पक्ष नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि आपके काम में क्या कमियां रही है और कौन सा काम आपने अच्छा किया है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में, मतलब मेरी राय में, प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सरकार सत्ता में होती है उसके बारे में खबरें ज़्यादा छपती है कि इस सरकार ने ये कार्य किए हैं। विरोधी पक्ष का बहुत कम, और जो विरोधी पक्ष का होता है उसके जो समाचार है वो बहुत कम छपते हैं। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। यानी जो प्रजातंत्रवाद है उसकी सफलता के लिए क्या होना जरूरी है? विरोधी पक्ष होना जरूरी है। अगला परिच्छेद देखिए। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। जैसे जो सत्ता पे आरूढ़ है उनको दिया जाता है, वैसे ही विरोधी पक्ष को भी दिया जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में। उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी अंगुली निर्देश कर सके कि यहाँ पे ये कार्य जो है वो सरकार ने सही नहीं किया। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, बिना रुके, लगातार। इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। यानी ये जो देश हैं वो विरोधी पक्ष को जो रुपए देते हैं उसको बेकार नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है। वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यानी कानून के अंतर्गत जो सत्ता पर आरूढ़ है वह भी और जो विरोधी पक्ष है वह भी, उन्हें क्या है? समान शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सके या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए
लाइसेंस मांगने जाता है। मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है। संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं कि जो उसे अच्छी लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या दूसरी पार्टी का है। वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी है। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। यानी इसके अंतर्गत तीसरी जो शर्त बताई है लेखक ने, वो ये बताई है कि कानून और शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। और कुछ उदाहरण देकर भी उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है कि यदि आप मंत्री के पास जाते हैं और दो व्यक्ति होते हैं, उसमें एक मंत्री को लगता है कि ये मेरी पार्टी का है तो उसका काम जल्दी हो जाता है और दूसरे व्यक्ति का नहीं होता। फिर वही बात कि पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसके सामने उसके विपरीत गवाह भी है, फिर भी वह बात रफा दफा हो जाती है, क्योंकि उसका जो आदमी है वह पार्टी के अंतर्गत सत्तारूढ़ है। फिर अमेरिका का उदाहरण देकर कवि ने बताया है कि अमेरिका में जो पद्धति थी वो पहले विकृत पद्धति थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो व्यक्ति सत्तारूढ़ होता था वह पहले वाली जितनी भी पार्टी के सदस्य हैं, जो भी सरकारी कामकाज करने वाले हैं, उन सबको हटा देता था और अपने नए व्यक्तियों को रखता था। इस प्रकार की जो पद्धति है वो विकृत पद्धति कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं। ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया है। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप
लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका नाम नहीं है। मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. परायर था और जो एक यूरोपियन था, कहा, परायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे यह बात कही है। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दे। यानी इसके अंतर्गत अंबेडकर ने कहा है कि जो पुरानी पॉलिसी थी और जो आज की पॉलिसी है उसमें काफी अंतर आ गया है। फिर आगे देखिए, चौथी शर्त जो है कि मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थि पंजर मात्र है। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। यानी 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उनका केवल एकमात्र नेता था और वो कौन था? वॉशिंगटन। यह कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है? उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों।
लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मान लिया, लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया, यानी बिल्कुल मना कर दिया कि आपके कहने पर मैंने 2 बार ऐसा कर लिया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर देखिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गॉलवेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बॉल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बॉल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बॉल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। फिर आगे देखिए, यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी, और जिससे प्रजातंत्र की हानि होती है वो कार्य हम नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वहाँ यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है, तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रेमजे मैकडॉल्ड ने मजदूर दल से त्याग पत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए। श्री बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया हो या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव
या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो या चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफी आश्चर्य हो रहा है जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मालवंकर, जो उस समय अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्प संख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियां या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। यानी लेखक ने इसमें यह बताया है कि आप सत्ता पर आरूढ़ है, आप बहुमत है, तो आपके सामने जो अल्पमत है आप उन पर निरंकुश व्यवहार करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अगले परिच्छेद के अंतर्गत मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्रवाद के इस पहलू पर भी विचार किया है वह मैं समझता हूँ कि लास्की महर्षि है। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीतिपरायण है। यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि जो भी कार्य होते हैं वो नैतिक शिक्षा पर ही आधारित होते हैं। इसलिए नीति का ज्ञान हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आगे देखिए, अंतिम बात, मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं
जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वहां इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी कौन था? वह आदमी था इंग्लैंड का बादशाह। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था, पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। किसी और कारण से नहीं, केवल एक इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची कुची संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी, तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों की अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। मतलब अपने मन के अंतर्गत हमें पता चल जाता है कि ये अन्याय है और इसको हमें दूर करना चाहिए। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए, आप अफ्रीका का उदाहरण लीजिए, एकदम ताज़ा उदाहरण है। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट, जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने, जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है, यानी सबके बारे में सोचना। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे भी इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सबसे भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। यानी लेखक ने ये बताया है कि ये सारी बातें जो मैंने प्रजातंत्र की सफलता के लिए बताई है, ये कोई बना बनाया नहीं है। मैंने तरह तरह के जो सिद्धांत है,
जो इतिहास है उनको पढ़ा है और उनको पढ़ने के बाद मेरे मन के अंतर्गत जो चित्र व्याप्त हुआ है वो मैंने सबको बताया है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं और हमें प्रजातंत्रवाद को सफल बनाने के लिए इनकी व्यवस्था करनी होगी, इनका पालन करना होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि वे कौन सी है। पहली थी प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव व्यवस्था, दूसरी थी विरोधी पक्ष की व्यवस्था, तीसरी थी प्रजातंत्रवाद की पूर्ण आवश्यकता, चौथी थी विधान संबंधी नैतिकता, पांचवी थी अल्पमत व बहुमत में समन्वय हो, छठी थी नैतिक नियमों का पालन करना और सातवीं थी सार्वजनिक अंतर आत्मा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक ये कहना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में इन सातों शर्तों को रखेंगे तो हम प्रजातंत्रवाद को सफल